Hello, welcome to all. You are there on the channel EduMust, and we are preparing for the Punjab teacher exams like Master Cadre and Lecture Cadre, or whichever exam of Punjab which belongs to the teaching exam. So, we have done with the linguistic session, and there are 6 to 7 linguistic videos that had been uploaded on my channel. You can check it out. And another one thing is that we have done with the Elizabethan age. There are another so important writers that whose videos there are on my channel. You can visit to that, and you are on the right platform if you are preparing for the पंजाब टीचिंग एग्जाम दैट इज मास्टर कैडर नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने जो है जो नेक्स्ट हमारा रहेगा जैकोबियन एज। अगर आपने सिलेबस चेकआउट किया होगा तो इन द सिलेबस में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है दैट इज जैकोबियन एज, राइट। एंड जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज मैं आपको क्वेश्चंस भी यहाँ से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ पे से जो क्वेश्चन है आपको, एक तो एजेस हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पेपर को उठाया था, तो वहां पे हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और 30 क्वेश्चन से हमें पता लगा कि किस तरह का जो है क्वेश्चंस को पूछा जाता है और किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए अपने पेपर को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट कि आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाए कि हाँ हमें किस तरह से अपने एग्जाम को अप्रोच करना है, बिकॉज द स्ट्रेटेजी इज एवरीथिंग। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो अगर आपके पास गन भी है फॉर एग्जाम्पल और आपको किसी से फाइट करनी है, तो जंग जो होती हैं, जो लड़ाई वॉर्स होती हैं, उनको जरूरी नहीं है कि उनको वेपन्स के थ्रू ही हमको जीतना है। अपना अगर हम उसमें 100% ब्रेन लगाते हैं तो हम उस चीज को बहुत ही आराम से जो है उस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, अपनी प्रेपरेशन को एक स्ट्रेटेजी दे करके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो कि टारगेटेड वर्ड्स रहेंगे, अगर आप भी एग्जाम डालेंगे तो किस तरह से डालेंगे, उस एस्पेक्ट से आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो फोर इम्पोर्टेंट थिंग है मैं आपको बता दूं, एजिस का आपको ये कि जैकोबियन टू रेस्टोरेशन एज जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए जैकोबियन एज का टाइम पीरियड क्या है, ताकि अब कोई भी एज का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ईयर का क्वेश्चन आए, आप उसको थोड़ा सा मतलब इवेलुएट कर पाए, जैसे हमने कल भी क्वेश्चन देखा थे, ठीक है। तो कई बार फार बहुत ही ऑप्शन जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हमको इजीली वो टारगेट हो जाता है अगर हमको एज पता हो। फॉर एग्जाम्पल कल हमने किया था जो शेक्सपियर इन एज थी वो 1558 टू इस 1603 या टू इस तरह से रही थी, ठीक है। जैको मान लीजिए जो अब एलिजाबेथन एज सॉरी थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आए थे ये 1603 टू 25 जो है हमारे पास जैकोबियन एज है, ठीक है ना। तो जैकोबियन एज में किंग जेम्स जो हैं वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, किंग जेम्स ऑफ द स्कॉटलैंड। एंड वहाँ से ये सिक्स वहाँ पे थे और यहाँ पर आके वो फर्स्ट प्रिंस बन गए, ठीक है। और उसके बाद में रिस्टोरेशन आया, तो रिस्टोरेशन एज कौन सी एज है, ये सब आपको एजेस वाइज हमने वीडियो अपलोड की हुई है, वो देख सकते हो तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड मेन थिंग इज यू हैव टू नो द historical background. The historical background you should know. Historical background is what, जैसे कि आप करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जैकोबियन एज है। जैकोबियन एज में जो है किंग, मैंने आपको बताया किंग जो थे जेम्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी आपको, ठीक है। सिक्स थे, वो स्कॉटलैंड के थे, ठीक है ना। और स्कॉटलैंड से वो जो है किंग जेम्स वन ऑफ द इंग्लैंड बन गए, जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड बने यहाँ से वो, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे दैट इज, एक तो ये थ्रोन पे आए 1603 में, ठीक है। सेकंड इज यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट है 1605 का गन पाउडर प्लॉट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो, इसमें क्या कंस्पायरेसी थी आपको थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज 1611, 1611
1611 में आपको किंग जेम्स जो थे, आपको पता होगा कि ये बहुत ही लिटरेचर लवर थे। इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं, विच क्राफ्ट के ऊपर इनका बहुत ध्यान था। तो इन्होंने 1611 में किंग जेम्स की जो बाइबल है, विच इज किंग जेम्स बाइबल, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ये हमको पता होना चाहिए। अगर हम इस एज में डाइव कर रहे हैं तो हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। और फिर यहाँ पर 13 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया था, 1618 टू 48 तक जो चला चला था। ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जो बाइबल है, ये जो किंग जेम्स, इसके अलग अलग नेम्स हैं। आपको वो नेम्स पता है क्योंकि यूजीसी के ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। ये यूजीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हमने कल देख ही लिए कि ये क्वेश्चंस रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे, है ना। और आपको इसी तरह से पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पर इस एज में से आपको जॉन डन पढ़ना है, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन और जॉन ड्राइडन। आपको पता है कि जॉन ड्राइडन जो है रिस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्लिप करते थे। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिक्स ही फ्लिप्स हिज रिलीजन ऑल्सो, सो मेनी टाइम्स ही फ्लिप्ड। एंड जॉन डन जो है, वैसे तो ये आते हैं इसी एज में, बट ये आपको पता होगा कि शेक्सपियर के बाद अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप चाहोगे तो जॉन डन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो शेक्सपियर के टाइम के बहुत ही पैरेलल चलता है। ठीक है। और जॉन मिल्टन का आपको पता ही है, पैराडाइज लॉस्ट, है ना। और पैराडाइज रिगेन्ड का हमने कल क्वेश्चन किया था कि किसका वर्क है, तो जॉन मिल्टन का था। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेन जॉनसन। आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं दैट इज बेन जॉनसन। सो बेन जॉनसन इज okay. So Ben Jonson was born in 1573 to 1637 in between. ठीक है। यहाँ पर ये इसी पीरियड के बीच बीच में जो है एक्टिव थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आप रफली आइडिया इसका रखेंगे तो आप जो है बेन जॉनसन को समझने में, इनके वर्क्स को समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज फॉर 20 ईयर द लिटरेरी ही वॉज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ लंदन। लिटरेरी डिक्टेटर का मतलब है इन्होंने राज किया 25 ईयर्स। अगर हम किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत ही बड़ा एक पीरियड माना जाता है। एंड ही विद विद हिज विट आएगा यहाँ पर, took the position of poet laureate, and that is the most important point कि ये poet laureate थे in the period between 1616 to 1637। अच्छा, ये बात आपको पता नहीं चाहिए, आपको poet laureate की लिस्ट बनानी है एक। ठीक है। आपको पता होने चाहिए poet laureate कौन से थे, उनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है। और उनका फेमस वर्क ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। सो पोइट लॉरियट जो है इनको माना जाता है 1660, क्योंकि यहीं से पोइट लॉरियट की जो उपाधि है वो स्टार्ट हुई थी, जिसके लिए ड्राइडर ने बहुत फ्लिप भी किया अपने आप को। सो 1616 टू 1637 तक, जब तक इनकी जो है डेथ नहीं हुई, तब तक जो है ये अपने पोइट लॉरियट की पदवी पर जो है विराजमान रहे। एंड ही रिस्टोर टू क्लासिकल ड्रामा, ऑफ कोर्स ही रिस्टोर टू क्लासिकल ड्रामा, and his all his works are classical. For his work Eastward Ho, इनका एक वर्क है Eastward Ho, that is in collaboration with, in which he collaborate with the Chapman, चैपमैन के साथ में इन्होंने ईस्टवर्ड हो एक वर्क लिखा, दैट गेव ऑफेंस टू किंग जेम्स। यस, किंग जेम्स को जो अच्छी नहीं लगी वो बात, और इस वजह से इनकी लाइफ में डेंजर, यानी कि उन्होंने इनको इम्प्रिजनमेंट का दे दिया था, एक ही इनको डेथ के लिए इनको कर दिया था ऑर्डर। एंड लेकिन फिर ये किसी भी तरह से सो बच गए। तो इस तरह से इनकी जो एज है ना, आपको बता दूं मैं, जैकोबियन एज, in this age, lots of rivalries are there, like Marston, Ben Jonson, Decker। सो ये सब आपस में जो है जैसे कि एक वर्क इन्होंने लिखा, फिर उसके रिप्लाई में दूसरा वर्क मान लीजिए मास्टर्स की तरफ से आएगा, सो फिर डेकर को कुछ लिख दिया। इस तरह से ये राइवलरीज चलती रहती थी इसमें, आपको पता होगा अगर तो। सो ये जो राइवलरीज वर्क्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस एज के ऊपर, क्योंकि
एक वर्ड है पोइटो, यहाँ पे लिखा भी होगा पोइटोमेनिया। पोइटोमेनिया मतलब पॉइंट्स के बीच में जब लड़ाई होती है, दैट इज कॉल्ड पोइटोमेनिया। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हिज फर्स्ट ग्रेट प्ले। ग्रेट प्ले मतलब ग्रेट प्ले, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, विच इज रिटन इन 1598। आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हो। कुछ पूछते हैं ना एजिस कैसे पढ़ते, जैसे आपको मान लीजिए ये 1558 याद है मान लीजिए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लेके यहाँ से 1598, यहाँ से आप इसको मेमोरी में अपनी रिलेट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपको ईयर्स याद रहें। So Shakespeare was part of this, yes, as a character of novel, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नॉवेल ही था। तो उसमें फादर का रोल प्ले किया है शेक्सपियर ने। नोबेल इज अ पोइट। सो इसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। सो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो है शेक्सपियर ने भी पार्ट लिया था, और उसमें जो है वो फादर का रोल इन्होंने प्ले किया था। और ऑन हिज एपिटैप, इन जब इनकी जो है डेथ हुई, तो इनके एपिटैप, ये टर्म है, लिटरेरी टर्म है, आपको इसको पता होना चाहिए। सो क्योंकि एपिटैप और एपी, है ना, थैट, उसमें डिफरेंस आपको रखना होता है। सो एपिटैप रिटन ऑन इन हिज, ऑन हिज, यू नो, जब ये इनकी डेथ हुई तो वो मार्बल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओ रेयर बेन जॉनसन, दिस वाज रिटन। एंड हिज अनफिनिश्ड वर्क इज, जो इनकी डेथ से पहले एक सैड शेफर्ड, विच इज यू नो, जो ऐसा वर्क है जिसमें बहुत ही दुख जो है इन्होंने, मतलब थोड़ी सैडिस्टिक टोन है इसकी, ठीक है, सैड शेफर्ड। सो दिस इज हिज अनफिनिश्ड वर्क। So these, this PDF is made by me in the easy language, and जो भी important point है from the, from the book of Routledge और विलियम जे लॉन्ग, और फ्रॉम माय नोट्स, जो important points है जो इस पेपर के लिए, वो मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर द यूजीसी एग्जाम, फॉर एनी अदर लिटरेचर एग्जाम, यू कैन यूज दिस नोट्स और पॉइंटर्स, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो वर्क्स, नाउ वी विल डिस्कस द वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन। यहाँ पे मैंने इसको जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स विद इम्पोर्टेंट ईयर्स जो है लिखने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सभी वर्क्स इनके जो है इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ये देखिए सभी हैं, सभी वर्क इनके पुट इन किए हुए हैं। इसके अंदर ये एक्टर मैं आपको लिख के बता दूंगी थोड़ा सा। So the thing is, the works of Johnson, his works can be divided into satires, comedies। देखना आपने, इन्होंने हर एस्पेक्ट को टच किया है, satires, comedy, mask, odes, ठीक है, एंड ट्रेजेडीज, सब इन्होंने लिखा है। ही ऑल्सो रोट द फोलियो ऑन द शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो वर्क्स थे उनको जब कोलैबोरेट किया गया तो उसमें उन्होंने फोलियो भी लिखा था, है ना। सो every man in his humor and every man out of his humor, these are his two works. First one is written in 1598 and second one is 1599। and in his humor, out of his humor, ये वाला वर्क है जिसमें शेक्सपियर ने पार्ट लिया है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे एवरीवन इन हिज ह्यूमर में जो है एक जो ह्यूमर की थ्योरी दी है, बेन जॉनसन ने ह्यूमर की थ्योरी दी है, विच इज वेरी मच सिमिलर टू दी, कि इसमें जो है इन्होंने बताया है कि इंसान के अंदर में जो भी फ्लोज होते हैं, लाइक, है ना, तो वो जो ब्लड में रहते हैं, क्या, एक तो फ्लेगम, आपको पता होगा, है ना। सो इस तरह से वो उन्होंने फोर फ्लूइड्स की बात की है, बेसिकली फोर फ्लूइड्स की बात की है। वो एक जो है, अगर आप ये बात करेंगे तो ये जो पार्ट चला जाएगा थ्योरी में, लिटरेरी थ्योरी भी एक कवर होता है ना, तो उसमें चला जाएगा ये, कि उन्होंने बात की है कि फ्लूइड्स होते हैं, तो फ्लेगम, ब्लड, है ना, तो इस तरह से हमारे अंदर रहते हैं, तो उस वो ह्यूमर्स की थ्योरी इन दोनों वर्क्स में उसने यूज की है। एंड सेकेंड वर्क इज सिंथियास रिवील, एंड थर्ड वन इज
पोइटेस्टर। पोइटेस्टर में इनके सारे वर्क्स जो हैं, जो राइवलरी वर्क्स जो आप बोल सकते हो, वो जो इसके अंदर में फॉल करते हैं, ठीक है, द पोइटेस्टर के अंदर में। नाउ कि इन्होंने बहुत से वर्क जो है कोलैबोरेशन में भी लिखे हैं, सो आपको वो भी पता होने चाहिए। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज रिटन इन 1598, ठीक है। इसमें जो एक कैरेक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट एंड बार बार उसमें से जो है उस कैरेक्टर पे बोबाडिल है, I think। ये आप देख लेना, इसके कैरेक्टर्स आप जरूर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक कैरेक्टर का आप वन लाइनर जो है उसका कैरेक्टर स्केच लिख के रखिए, क्योंकि बोबाडिल इज वेरी फेमस कैरेक्टर इन दिस, एंड ये एक सोल्जर का कैरेक्टर है। ये एक सोल्जर का कैरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया था, नॉवेल जो है वो फादर है। आप इसके नोट को कैसे बना सकते हो, मैं बताती हूँ आपको। जैसे देखिए मान लीजिए नॉवेल है ना, तो फादर है ये, ठीक है। और आप इसका ऐसे ट्री वाला जो होता है ना, ऐसे ऐसे बना के जो है फ्लो में, इसमें एक जैसे कि मान लीजिए नॉवेल का सर्वेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ब्रेन वॉर्म। ब्रेन वॉर्म इसका जो है सर्वेंट है, सर्वेंट का नाम है ब्रेन वॉर्म, ठीक है। सो ये जो है इसका, और आप ऐसे चार्ट बना लेना कि एडवर्ड इसका कौन है, सन है, एडवर्ड इज सन। सो नॉवेल है, ब्रेनवॉर्म है, एडवर्ड उसका सन है, सर्वेंट है, ठीक है, बोबाडिल है। सो ये सब इसमें कैरेक्टर्स हैं। आपको इसका थोड़ा सा ऐसे चार्ट बना के ना आप लिख सकते हो थोड़ा सा, जैसे कि आपने ये इसको रख लिया। अगर आप चाहते हैं कि वो भी अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो यू कैन कमेंट मी डाउन, और मैं सभी वर्क्स को जो है इस तरह से जो इसका जो है चार्ट बना बना के आपको हर एक वर्क्स को समझा, क्योंकि मेरे नोट्स में मैंने इसी तरह से बनाया था। और इसको इजी करना, लर्न करना फिर थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरीवन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। सो इसमें इन्होंने फ्लूइड्स की बेसिकली बात की है, ठीक है। सो ये आप थोड़ा सा देख लेना। और शायद मैंने पहले एवरीवन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में बता दिया था कि जो जो कैरेक्टर्स हैं इसमें आते हैं, राइट। सो आप इसको देख लेना कि एवरीवन इन हिज ह्यूमर में ये जो शेक्सपियर वाली स्टोरी है, और एवरीवन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में फ्लूइड्स, बेसिकली ये सिटी कॉमेडीज। यहाँ पे एक मेन वर्ड बनता है कि इस टाइम पे सिटी कॉमेडीज लिखी जा रही थी, और स्टेज पे जो है स्टेज परफॉर्मेंस जो है बहुत ही इस टाइम पे फ्लरिश कर रही थी। स्टेज परफॉर्मेंसेस में अगर सेकंड शेक्सपियर के बाद में किसी ने स्थान था तो वो बेन जॉनसन ही थे, ठीक है। और इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वैसे बम्पकिन है। पंपकिन से आप ऐसे थोड़ा सा रिलेशन करके कर सकते हो कि बम्पकिन पंपकिन लाइक दैट, ओके। सो इसके कैरेक्टर इतना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस आप जा सकते हो। लेकिन ये एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, नो, आप छोड़ के नहीं जा सकते। नाउ सेकेंड इज सिंथियास रिवील। सिंथियास रिवील आपका जो है इसकी जो सेटिंग है ना, सेटिंग इसकी आप देखेंगे कि ग्रीस में है। इसकी सेटिंग कहाँ पर है, ग्रीस। कल मैंने आपको बताया है, कल वाली वीडियो में भी, किस तरह से आप किसी भी वर्क को पढ़ते हैं, स्टडी किस तरह से करते हैं। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कल की PYQ वाली वीडियो थी हमारी, 2021 के जो 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इसका जो टाइटल है आप बोल सकते हो द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव। द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, ये इसका जो है द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, ये इसका टाइटल है, ठीक है। और देखिए ये आपको 1600 के आसपास, 98 99 1600 में ये अगला वर्क इनका आ गया, ठीक है ना। और इसमें जो है पेज बॉय होता है, ठीक है। तो इसमें क्यूपिड मरकरी जो गॉड कैरेक्टर्स हैं वो सब यहाँ पर यूज किए गए हैं। इसमें वही है कि एक ना तालाब होता है, तो 3 गॉडेस हैं लाइक, है ना, एनियड्स, डायना। तो अब क्या होता है, वहां पे लड़ाई होती है, तो वो बोलते हैं बताओ कौन सबसे ज्यादा, है ना, एक पार्टी चल रही है,
और पार्टी में एक जो भी उसका पानी पिएगा, है ना, लाइक दैट, तो वो ऐसे हो जाएगा। सो इस तरह से कि ड्रिंक को पीने से वहां से मना किया होता है, और जो इस तरह से उसमें स्टोरी चलती है। लेकिन स्टोरी में मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज वो लंबी वीडियो हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच एंड एवरी वर्क, इफ यू इफ यू वांट देन। बेसिकली फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आपको पढ़ना कैसे है, राइट। नेक्स्ट इज द पोएटेस्टर 1600 एंड 1601। देखिए, है ना इजी लर्न करना। अगर आपको ये वाला याद हो गया ना, और आपने इसका ऑर्डर याद कर लिया, तो ये आपके लिए ईयर करना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना टफ नहीं रहेगा। 98, 99, 1600, 1601 बिल्कुल सीरीज में चलेगा काम। ओके, सो द पोएटेस्टर, एज आई टोल्ड, कि ये राइवलरीज के ऊपर वर्क्स है, एक दूसरे के ऊपर जैसे लिखते हैं। सो इसमें जो है जॉन मार्स्टन, इसको जो है इन्होंने यहाँ पे टारगेट किया है, ठीक है। सो इस तरह से इसमें है। सो इसमें जो है कि कौन अच्छा पोइट है, लाइक दैट, इसमें स्टोरी चल रही है। फिर इसमें एक जज लिया गया है। और ये जो है आपको अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री देखी होगी, तो मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया होगा ना, आप वहां पे जाएंगे, तो ये जो जज वाला कैरेक्टर है ना, कि जज कर रहा है कोई, वजीर जज है यहाँ पर, तो वो आप देखेंगे कि किसी वर्क में वो आपको वहां पे मेरी पहली वीडियो में देखेंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ यहाँ पर, है ना। सो ये मैंने आपको बता दिया, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा मतलब इसमें आपको बस ये है कि इसमें नार्सिसिस है, इसमें क्यूपिड है, ऐसा थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें सेल्फ लव, जो भी उसका पानी पिएगा वो अपने आप से ही प्यार करने लग जाएगा। तो इसमें एक बेवकूफ कैरेक्टर भी है, वो आप कौन सा कैरेक्टर है वो आप देखेंगे। नेक्स्ट इज कॉमेडीज। या इसकी कॉमेडीज इनकी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी सारी कॉमेडीज, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सभी स्टोरीज हैं, इनके कैरेक्टर्स, इनके ईयर, इनके ऑल्टरनेट कैरेक्टर नेम्स जो हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है। इनकी थीम, इनकी लाइंस, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दीज कॉमेडीज। कॉमेडीज तो, ट्रेजेडीज में देखो आपको सिर्फ पहचानने के लिए बोल देते हैं, जैसे बताया कि सी जॉन्स है, इनकी कॉमेडी 1603 में है, एक कैटेलिन है 1611 में। ये तो आपको सिर्फ ऐसे चार वर्क्स दे दिए, उसमें से आपको पहचानना है कि बताओ इनकी कौन सी है, ऐसे करके। लेकिन जो ये कॉमेडीज हैं, इनको तो मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से बताने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वॉलपॉन और द फॉक्स, रिटर्न इन 1605। और ये सारी बहुत फेमस हैं, ठीक है। सो 1605 में 05 में इनको लिखा गया वॉलपॉन को। और फॉक्स से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि फॉक्स इज अ कनिंग कैरेक्टर। सो इन दिस वर्क वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज नॉट गुड, है ना, कैरेक्टर। सो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है वॉलपोन, ठीक है। और कैरबेशियो एक इसमें, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो इसमें है वॉलपोन, ठीक है। एक कैरेक्टर है इसमें कार्बेशियो, ठीक है। और इसमें जो है मोस्का इज इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। और सीलिया है, ठीक है, ये वाइफ है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टोरी क्या चल रही है कि एक जो बहुत ही रिच एक पर्सन है, वो अपने आप डेथ प्रटेंड करता है, ठीक है। और इसकी सेटिंग भी इम्पोर्टेंट है कि ये वेंटियन जो है स्टोरी है। सो यहाँ पर क्या चलता है कि वॉलपोन जो है वो एक ओल्ड कैरेक्टर है, और वो अपनी डेथ को प्रिटेंड करता है कि मेरी डेथ हो गई है, सो दैट कि उसके लिए देखना चाहता है वो कि कौन कितना कैसा है, ठीक है। लेकिन तो इसको जो कर्बेशियो मोस्का ये सब है ना, इसको स्टार्ट कर देते हैं इसको, मतलब इसकी चापलूसी सी करना, कि ताकि इसकी प्रॉपर्टी जो है उनके नाम पे हो जाए, है ना, इस तरह से। लेकिन जो एंड में है जो कैरेक्टर है मोस्का, है ना,
वो क्या करता है कि वो इसको जानबूझ के कहता है कि डेथ करार इसको देके, और चाहता है कि सारी प्रॉपर्टीज के नाम हो जाए। लेकिन सबसे लास्ट में ये दिखाया गया कि जब कोर्ट का ट्रायल चलता है तो वहां पर इन दोनों को ही सजा मिलती है। ठीक है, और इसमें जो ट्रेजिक कैरेक्टर है बेसिकली सिलिया, क्योंकि इसका हस्बैंड जो होता है वो इसको इसके साथ में स्पेंड टाइम करने के लिए बोलता है। सो ये यहाँ पर जो है अच्छी एक लेडी है, और इसको इसके साथ में थोड़ा सा बुरा हो रहा है यहाँ पर बेसिकली। आप इसके कैरेक्टर घोल के पियेंगे, और इसको मतलब बहुत अच्छे से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट इज एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट इज व्हाट? आपने सुना होगा, एल्केमिस्ट होता है जैसे कि जो कि सोने की परत चढ़ाते हैं, सुनार एक तरह से आप बोल देंगे तो भी अच्छा बुरा वर्ड नहीं है। सो 1610 में इसको लिखा गया, और इसमें जो है बेसिकली एक कैरेक्टर है जो कि सबको, इसका जो लवविट इसमें कैरेक्टर है। ठीक है, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो लवविट ही है। तो उसका जो वहां पर जो है बहुत ही एक प्लेग आ गया हुआ है, यहाँ पे जो प्लेग आया हुआ है, तो प्लेग की वजह से लवविट जो है वो शहर छोड़ के चला जाता है। और लवविट जब शहर छोड़ के जाता है तो उसका जो सर्वेंट होता है जो जेरमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूजीसी एंड एनी एग्जाम जहाँ पर ये स्टोरी होगी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। तो जेरेमी जो है वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाता है, कैप्टन फेस बन जाता है कि हाँ हम आपको आपकी भविष्यवाणी बताएंगे एंड ऑल करके। और इसका साथ देते हैं सटल। सटल एक कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, इसमें डॉल कॉमन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डॉल कॉमन ये एक प्रोस्टिट्यूट कैरेक्टर है, तो लेडी कैरेक्टर है वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और एंड में जो है लवविट को ये सब पता लग जाता है, और इसकी मैरिज जो होती है वो डेम प्लायंट के साथ में होती है। सो डेम प्लायंट के साथ में इसकी जो है मैरिज फिक्स होती है। तो आप देखेंगे कि इसमें सर एपिक्योर का कैरेक्टर भी है। ठीक है, सो एंड में कैसे डमांडा फूट जाता है, और इनकी शादी हो जाती है, और सब कुछ मतलब लविट जो है एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज एपिसीन। एपिसीन और द साइलेंट वुमेन। एपिसीन और द साइलेंट वुमेन, यहाँ पर ये कैरेक्टर है 1609 में ये लिखा गया है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये जो एक एक मेन कैरेक्टर है वो शादी नहीं करता है बिकॉज उसे लड़कियों का बोलना पसंद नहीं है, और उसको बोलना पसंद नहीं है, और इसी वजह से ये शादी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर रहता है वो क्या करता है कि उसका भतीजा ही होता है बेसिकली, तो चाचा भतीजे होते हैं, वो उसको बेवकूफ बनाता है अपने चाचा को, और वो ऐसी वाइफ बन के आता है कि वो तो बहुत ही साइलेंट है, बोलती ही नहीं है, है ना, लाइक गूंगी है बिल्कुल। लेकिन जब वो उसकी शादी हो जाती है तो वो ऐसे अपना मुंह पूरा खोल लेता है, चीख चीख के बोलने स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है अपने अपने चाचा से अपनी प्रॉपर्टी लेने में एंड में कामयाब हो जाता है। सो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे स्टोरी चलती है। नेक्स्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, और इन्होंने कुछ मास्क भी लिखे थे अपने लास्ट के ईयर्स में, जब इन्होंने स्टेज प्ले लिखने बंद कर दिए थे, तो इसमें स्टायर, द पेंटेट्स, मास्क ऑफ ब्लैकनेस, मास्क ऑफ ब्यूटी, मास्क ऑफ क्यूंस, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दे दिए, एक अनदर ऑप्शन करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट इज ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज। ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेंगे आपको बताओ ये किसने लिखा है। तो दिस इज बेसिकली एंड टू द मेमोरी ऑफ बिलवर्ड मदर, दिस इज ओड ऑल्सो, एंड ही रोट फोलियो ऑन द शेक्सपियर 1623। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं हमने शेक्सपियर वाले में पढ़ी थी ना कि बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को क्या कहा है, तो आपने ये लेस ग्रीक एंड ऑल करके, तो आप ये यहाँ पर इसमें थोड़ा सा रेफरेंस लगा के अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने टिम्बर और द, जिसका ये ऑल्टरनेट है, और द डिस्कवरीज मेड अपॉन द मैन एंड मैटर, तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। और बार्थोलोमियो फेयर जो है के बारे में इन्होंने 1614 में लिखा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सो इन्होंने इसमें आप एक चीज और मेंशन कर लेना कि जो है एक थिएटर्स
ये कौन से थिएटर्स में इन्होंने काम किया है, आप थोड़ा सा इसको भी रिमेम्बर रख सकते हो। और इन्होंने किंग जेम्स के टाइम पे काम किए, ये एक्टिव थे, है ना, ये सब चीज़ें भी आप देखेंगे थोड़ा सा। प्लस इनकी राइवलरी मैंने आपको बता दी है किसके किसके साथ में थी। तो इसमें जो राइवलरी में बेसिकली इनका नाम है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए अपने नोट्स में, टोरियोमैस्टिक, ठीक है, जो कि 1599 में मास्टर ने लिखी, ठीक है। और इसमें इन्होंने मास्टर ने कैरेक्टर बनाया था एक क्रिसोगेनस। और ये जो कैरेक्टर है ना क्रिसोगेनस, दिस इज बेन जॉनसन, ठीक है, ये बेन जॉनसन है। फिर इसके ही रिप्लाई में लिखा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ओके, जो कि बेन जॉनसन ने लिखा। अब नेक्स्ट जो है सिंथियास रिवील जो है वो भी जॉनसन ने लिखा था डेकर के रिप्लाई में, ठीक है। सो इस तरह से जो वर्क हैं ये लिखे गए हैं। आप इनके थोड़े से राइवलरी वर्क्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा उस पर भी सर्च कर सकते हो। सो हमने बहुत ही ब्रीफ में समझा है बेन जॉनसन को, ठीक है, बेन जॉनसन को हमने बहुत ही ब्रीफ में समझा है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं 5 से 6 क्वेश्चन जो है बेन जॉनसन के ऊपर में आपको ला करके दिखाऊंगी, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और आ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे रेफर करना चाहती हूँ दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द इम्पोर्टेंट राइटर्स फ्रॉम द नेट परस्पेक्टिव ऑल्सो। तो आप नेट के क्वेश्चंस देखना। तो कल हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे, मैं आपको कल वो बताना लास्ट में रह गया था कि वो क्वेश्चन आप देखोगे किस नेट या फिर किसी ना किसी प्रीवियस पेपर में वो आए हुए हैं, पेपर क्वेश्चंस किसी ना किसी और फॉर्म में, इफ नॉट एग्जैक्टली। आप उनको भी जरूर से ट्राई करिए कीजिए यूजीसी के। अभी तो बहुत टाइम है देखिए आपके पास, लेकिन एट द एंड जब आपका पेपर ही आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम होप करते हैं कि इसका पेपर जो है आपको मान लीजिए इसका आपको नेक्स्ट ईयर में मान लीजिए आपको इसका पेपर देखने के लिए मिल जाए, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उनको भी देखेंगे, इसके पेपर्स को भी पढ़ेंगे, आप सिलेबस भी कवर, क्योंकि अभी आप बहुत ही स्टडी स्लो एंड स्टडी स्पीड से चल रहे होंगे, ठीक है। आपके लिए कवर करना बहुत मुश्किल होगा। द वन स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज प्रिपेयर थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, विच इज अ राइट स्ट्रेटेजी टू डू और टू क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। और लॉट्स ऑफ पीवाईक्यू एमसीक्यूज आपको लगाने चाहिए ताकि आपका दिमाग फंक्शन करने लग जाए उसी तरीके से। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मेरे को भी पता चले कि आपको क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो कि इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो है मैंने आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके स्टार्टिंग के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए और एनी एग्ज़ाम फॉर द इंग्लिश। मैंने आपको इसमें 2 3 4 जगह से जो है इसका निचोड़ देने की कोशिश की है। ऑल्दो हमने सारे पॉइंट्स तो नहीं क्लियर किए, बट बेसिक पॉइंट्स डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर हैं और मैंने सबकी स्टोरी भी आपको बताने की कोशिश की है। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, do like and subscribe the channel also, and if you like the video do comment in the comment section so that I will come to know that how the video is। and thank you so much। इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू।